हे गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में जहां आज हम 1980 में आई द शाइनिंग मूवी की सीक्वल को देखेंगे जिसका नाम है डॉक्टर स्लीप। डॉक्टर स्लीप 2019 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फैंटेसी फिल्म है जो कि द शाइनिंग मूवी की कहानी को कंटिन्यू रखती है। अगर आपने अभी तक द शाइनिंग का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना। खैर, इसको डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने, जिन्होंने कई सारी बढ़िया हॉरर फिल्म्स बनाई हैं और ये फिल्म भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तो चलते हैं जल्दी से इसकी स्टोरी की ओर। द शाइनिंग के एंड में हमने देखा था कि वेंडी और डैनी जैक से बचकर भाग गए थे। ठीक उसी समय फ्लोरिडा में इसकी स्टोरी शुरू होती है। हम एक वायलेट नाम की बच्ची को देखते हैं जिसे फूल तोड़ते हुए एक लेडी मिलती है। उसका नाम रोज था। वो उसे जादू दिखाकर इम्प्रेस करती है। तभी रोज के बाकी दोस्त वहाँ एक एक करके प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर वायलेट डर जाती है। वो वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन रोज उसे जाने नहीं देती और रोज और उसके बाकी दोस्त मिलकर उसे घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं। तो गाइज, ये रोज और उसके दोस्त की टीम का नाम है द ट्रू नॉट। ये लोग उन बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके पास अपनी शाइन होती है, जैसे पहले पार्ट में डिक और डैनी के पास थी। दरअसल शाइन वाले लोगों के मरने से एक स्टीम निकलती है और ये लोग उसी स्टीम पर फीड करते हैं जिससे ये हमेशा जवान और फिट रहते हैं। ये कल्ट बहुत साल पुरानी है जिसमें कुछ लोग तो हजारों सालों से जिंदा है और रोज इस कल्ट की लीडर है। इन्हें आप वैम्पायर्स की तरह मान सकते हो, बस ये वैम्पायर्स जितने स्ट्रांग नहीं होते। गोली या भारी चोट लगने से ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही मर सकते हैं। बस इनकी साइकिक एबिलिटी ही इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। खैर, इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। हम डैनी को देखते हैं जो अपने साइको बाप से तो बच गया लेकिन उसे हर रात होटल वाली स्पिरिट्स के नाइटमेयर्स आते हैं और उसे उसके घर में भी वो भूत दिखते हैं जिनसे वो बहुत डरता है। और होटल से वापस आने के बाद उसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। एक दिन वो पार्क में बैठा था डिक के साथ, डिक की आत्मा के साथ, क्योंकि वो अपनी शाइन से डिक के आत्मा से बात कर सकता था। डिक ने बताया कि तुम्हें मॉम से बात करनी चाहिए। उस होटल में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारी शाइन मेरी शाइन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जब तुम उस होटल में गए तो उन स्पिरिट्स की मौज हो गई। बेसिकली उसने पिछले पार्ट के थोड़े कंफ्यूजन्स दूर किए कि क्यों होटल डैनी की सोल को कंज्यूम करना चाहती थी। जैसे वो कल्ट शाइन वाले लोगों को मारकर उनके शाइन को कंज्यूम करती है, वैसे ही वो होटल और वहाँ की स्पिरिट्स भी करती हैं। और डैनी वहाँ के लिए एक मिलियन वॉट बैटरी की तरह था। उसके शाइन को सेंस करके वो होटल और स्पिरिट्स जाग उठे थे, जिन्होंने जैक को पागल कर दिया और उसकी फैमिली को ट्रॉमा दे दिया। डैनी उससे कहता है कि वहाँ के घोस्ट अब भी उसे हॉन्ट करते हैं, जिसका डिक उसे एक सल्यूशन देता है। वो उसे एक बॉक्स देकर कहता है कि ऐसा सेम बॉक्स तुम्हें अपने माइंड में बनाना होगा और जब भी तुम्हें वो स्पिरिट्स दिखाई दें तब तुम्हें उन्हें इस बॉक्स में कैद करना होगा। डिक ने कहा कि शाइन के बारे में और ये सब स्पिरिट्स को बंद करना, ये सब मेरी ग्रैंडमा ने मुझे सिखाया था और आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और एक समय आएगा जब तुम भी किसी को सिखाओगे। लेकिन डैनी ऐसा नहीं मानता। खैर, आज रात उसे बाथरूम में वही बुढ़ी भूत दिखती है और डैनी बड़ी बहादुरी से बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। इसका मतलब उसने अपने माइंड में वो बॉक्स बना लिया है जिसमें उसने उस बुढ़िया को बंद कर दिया। इसके बाद वो मॉम से बातें भी करने लगा था। अब कहानी आती है 31 साल आगे। डैनी अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसकी मॉम वेंडी अब नहीं रही। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह शराबी बन चुका है। उसकी अभी नींद खुली है और उसे याद आया कि कल रात वो बार में नशे में चूर होकर किसी को धो बैठा, जिससे एक लड़की उससे इम्प्रेस हो गई और उसे अपने घर ले आई। वहाँ उन्होंने और ज्यादा नशा और मेकआउट किया। अब वहां से जाने से पहले डैनी अपनी वॉलेट चेक करता है जिसमें से पैसे गायब थे। उसे लगा कि उस लेडी ने उसके पैसे से ही नशा किया है, इसलिए वो उसके पर्स से पैसे लेकर जाने लगता है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा उसी लेडी का था जिसे वो उसकी माँ के पास रखकर निकलने लगता है। तभी डिक वहां आकर उससे कहता है कि उसे उस लेडी के पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो उसकी बात कद्दू नहीं मानता
और वहां से चला जाता है। वहीं हम न्यूयॉर्क के एक फिल्म थिएटर का सीन देखते हैं जिसमें एक एंडी नाम की लड़की अपने से काफी बड़े एज के बंदे से मिलने आई थी। एंडी के पास हिप्नोटाइजिंग पावर्स हैं जिसके इस्तेमाल से वो उस बंदे को सुला देती है, फिर उसके पैसे चुराकर उसके गाल पर नाइफ से 2 कट लगाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस बंदे को छोटी बच्चियां पसंद थी जिनसे वो ऑनलाइन मिलकर डेट फिक्स करता था। उसी की सजा उसे मिल रही है। उस थिएटर में रोज और उसका पार्टनर क्रो भी मौजूद थे। वो दोनों उसे ऐसा करते देख लेते हैं। बाहर वो लोग उसे घेर लेते हैं और उसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी हम डैनी को देखते हैं जो चुराए हुए पैसों से बस पकड़कर किसी दूसरे शहर में न्यू लाइफ शुरू करने निकल जाता है। वो न्यू हैम्पशायर स्टेट जा रहा था और उसी स्टेट के एक शहर में एक एब्रा नाम की लड़की रहती है जिसके पास डैनी से भी पावरफुल शाइन है। उसके डैड हैं डेव और मॉम है लूसी। आज उसका बर्थडे था जिसमें एक जादूगर का जादू देखकर उसने पार्टी के बाद मॉम डैड को भी एक मैजिक दिखाया। उसने किचन में सारे चमचों को छत पर चिपका दिया। उसे लगा ये देखकर मॉम डैड खुश होंगे, लेकिन वो इससे डर चुके थे, जिसे देखकर वो सारे चमचों को नीचे गिरा देती है। और उसकी इस पावर को डैनी ने और रोज ने इतने दूर तक भी सेंस कर लिया था। रोज एंडी को पकड़कर अपने ट्रेलर में ले आई थी। वहां वो उसे एक ऑफर देती है। उन्हें उनके कल्ट में एक ऐसा मेंबर चाहिए था जो बच्चों को आसानी से मना सके, और एंडी के पास कौन सी पावर्स है वो हम जानते ही हैं। इसलिए रोज उसे अपने कल्ट में शामिल करना चाहती थी। इसके बदले में रोज का कल्ट एक रिचुअल से एंडी को भी उनके जैसा ही बना देगा, जिससे वो भी शाइन वाले लोगों पे फीड कर पाएगी और इस दुनिया में जीती रहेगी फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसके लिए एंडी मान जाती है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो फ्रेजियर सिटी में पहुंच चुका था, जहां उसे मिलता है बिली। बिली बहुत ही अच्छा इंसान था और डैनी को अपने लाइफ में ऐसे इंसान की सख्त जरूरत थी। वो डैनी का थोबड़ा देखकर ही समझ जाता है कि इसे हेल्प की जरूरत है, क्योंकि बिली भी डैनी वाले फेज से गुजर चुका है। वो उसे एक रूम रेंट पर दिलवाता है और कल उसे काम की बात करने के लिए भी बुलाता है। डैनी उसके हेल्प के लिए बहुत थैंकफुल था। वहीं हम एंडी को देखते हैं जो उस रिचुअल के लिए रेडी थी। रोज उसके पास आकर बैठती है और कल्ट का सबसे ओल्ड मेंबर ग्रैंडपा फ्लिक इस रिचुअल को शुरू करता है। रिचुअल के दौरान रोज वॉयलेट की स्टीम को एक थर्मस से निकालकर खींच लेती है और फिर एंडी को वो स्टीम देती है। इससे उसे बहुत पेन होता है, जिसके साथ रिचुअल पूरी होती है और अब वो उनमें से एक थी। यहाँ डैनी की रात को अचानक नींद खुलती है और उसे उसके बेड पर वही लेडी दिखती है जिसके पैसे चुराकर वो भागा था। वो कहती है कि उस रात उसने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया और ओवरडोज से वो उसी बेड पर मर गई, और भूख से रो रो कर उसका बेटा भी मर गया और किसी को भी अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। डैनी इससे डर चुका था और उसे फिर से पीने की तलब हुई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। अगले दिन बिली उसे एक ग्रुप थेरेपी के लिए ले जाता है, जहां वो काफी अच्छा फील करता है। वहां वो एक डॉक्टर से मिलता है जो एक हॉस्पिस में मेन डॉक्टर था। वो डॉक्टर उसे हॉस्पिस में जॉब ऑफर करता है। हॉस्पिस में वो पेशेंट्स होते हैं जिनके बीमारी का कोई इलाज नहीं और वो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहे होते हैं। डैनी उस जॉब के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पर पिछले पार्ट का जैक की जॉब इंटरव्यू सीन को रिक्रिएट किया गया है। खैर, उस हॉस्पिस में एक एजी नाम की बिल्ली थी। वो बिल्ली अगर किसी पेशेंट के रूम में घुसी है, मतलब उस पेशेंट का समय आ गया है। वो पेशेंट जानता था कि आज नहीं तो कल ये होना ही था, फिर भी वो थोड़ा डर रहा था। इसलिए डैनी ने उसे उसकी लाइफ की और वाइफ की कुछ अच्छी मेमोरीज दिखाई, जिससे उस पेशेंट ने एक पेनलेस डेथ पाई। उस रात उसके रूम के वॉल पर एब्रा ने हेलो लिखा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जैसी पावर वाला यहाँ आसपास भी कोई और है, और ये जानकर वो बहुत खुश थी। डैनी भी उसे हाय कहता है और वो उसे सीन पर ही छोड़ देती है। खैर, अब मूवी फिर से 8 साल का लंबा टाइम जंप लेकर प्रेजेंट में आती है। डैन पिछले 8 सालों से सोबर है और अब वो हॉस्पिस में काफी अच्छा काम कर रहा है। वो पेशेंट्स को एक पीसफुल स्लीप में डाल देता है, जिससे उन्हें मौत का दर्द
नहीं झेलना पड़ता, इसलिए सब उसे डॉक्टर स्लीप बुलाने लगे थे। एब्रा भी उससे कभी कभी कनेक्ट करती थी, लेकिन वो लोग आज तक कभी मिले नहीं थे। वहीं ट्रू नॉट कल्ट की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल पहले से बहुत अलग है, जिससे शाइन वाले लोगों की स्टीम पहले जैसी नहीं रही, और इसलिए रोज हर दिन अकेले में ध्यान लगाकर एक बड़ा शिकार ढूंढती है। आज रात उन्होंने एक थर्मस स्टीम कंज्यूम किया, क्योंकि ग्रैंडपा फ्लिक को इसकी जरूरत थी, वरना वो मर भी सकता है। अगले दिन क्रो एक शाइन वाले बच्चे को लोकेट करता है जो बेसबॉल का मैच खेल रहा था। उसका नाम था ब्रैडली। वो लोग उसे मैच के बाद एंडी के मदद से किडनैप कर लेते हैं और उसे एक प्लांट में लेकर आते हैं। वहाँ वो लोग उस बेचारे को बहुत टॉर्चर करते हैं, जिससे उसे बहुत पेन होता है, और पेन से वो स्टीम और प्यूरिफाई होती है। फिर वो लोग ब्रैडली को मार देते हैं। ब्रैडली के पेन को एब्रा भी सेंस कर लेती है और बुरी तरह छटपटाने लगती है। वो डैनी को जगाती है और उसके वॉल पर मर्डर लिखकर बताती है कि किसी बेसबॉल बॉय का मर्डर हुआ है, और उस मर्डर को डैनी ने पहले रेड रम पढ़ा था। रोज भी जान गई थी कि किसी ने उसे देख लिया है। उसे एब्रा की पावर्स फील हो रही थी। ब्रैडली को दफनाते हुए रोज क्रो से बताती है कि उसे बहुत बड़ी पावर सेंस हुई है, जिसे वो लोग किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। वो कहती है कि शायद उसके मॉम डैड ने उसका महंगा वाला पैक डलवाया होगा, इसलिए उसके वाईफाई का रेंज यहाँ 1500 मील दूर तक पहुंच रहा है। खैर, वो कहती है कि उस पावर पर वो लोग महीनों तक नहीं, सालों तक फीड कर सकते हैं। वेल, अगले दिन एब्रा अपने स्कूल के कंप्यूटर से मिसिंग चिल्ड्रन वाले वेबसाइट से ब्रैडली के बारे में और जानती है। उसके आईडी का प्रिंट आउट लेकर वो घर आती है, जहां वो उसे छूकर ब्रैडली के मेमोरीज को देख पा रही थी। उसे दिखता है कि कैसे ब्रैडली किडनैप हुआ था। उसमें उसे वही सेम प्लांट का बोर्ड और भी काफी कुछ दिखते हैं, जिसे वो तुरंत से नोट डाउन करती है। फिर वो अपनी खिड़की के सामने जाकर ब्रैडली के किसी एक किलर के माइंड में घुस जाती है, जो थी रोज। रोज भी एक फ्रिज के ग्लास के सामने जाकर उससे कनेक्ट करती है और वो एब्रा के माइंड में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन एब्रा एक झटके में उसे उठाकर दूर फेंकती है। इससे रोज डरती नहीं, बल्कि और खुश हो जाती है कि उसकी वाईफाई की रेंज के साथ स्पीड भी तगड़ी है। इतनी जल्दी समझ गई कि मैं उसके माइंड में घुसने वाली हूँ। मजाक था, लेकिन अब रोज उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब वो ये चीज जाकर क्रो से बताती है, और क्रो ये सुनकर शॉक में था, क्योंकि वो जानता था कि रोज की पावर्स कोई हलवा नहीं है, कोई ऐरा गहरा ऐसी उसके माइंड में नहीं घुस सकता। अब तो उन्हें उसे लपेटना ही होगा। अगले दिन एब्रा स्कूल न जाकर बस पकड़कर डैनी के पास पहुंचती है। वो उसे ब्रैडली के बारे में बताती है और कहती है कि हमें उन लोगों को खोजकर उन्हें मारना होगा, ताकि वो और शाइन वाले लोगों को ना मारे। डैनी उससे कहता है कि देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और तुम्हें भी इन सब चीजों को छोड़ना होगा। शाइन को यूज करना बंद करो और इनके नजर में मत आओ। ये लोग बुरे लोग हैं, इनसे पंगा लेंगे तो ये आज या कल हमारे पीछे जरूर आएंगे। वो उसे साफ मना करके सॉरी कहकर चला जाता है। उसी रात हॉस्पिस में डिक उससे मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें एब्रा की मदद करनी होगी, क्योंकि उनकी नजर उस पर पड़ गई है। डैनी नहीं मानता, तो वो उसे समझाता है कि अगर मैंने भी तुम्हें तुम्हारे हालत में छोड़ दिया होता तो तुम्हारा क्या हुआ होता। वो लोग एब्रा को पकड़कर उसे शायद मार दें, या उसे अपने जैसा बना लें, या उसके जीवन भर उसका स्टीम फूकें। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या क्या करेंगे। अगर ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें उसके साथ खड़ा होना होगा। तुम अब जीवन में अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम पर अब भी एक कर्ज है। एब्रा की मदद करके उस कर्ज को चुकाओ। वो उसे बताता है कि ये उसका आखिरी बार है, अब वो उससे मिलने कभी नहीं आ सकता। इतना कहकर डिक चला जाता है। अगली रात रोज ध्यान लगाकर एब्रा के माइंड के अंदर पहुंच जाती है, एंड दिस सीक्वेंस वाज ब्यूटीफुल। उसके माइंड में वो कुछ देख पाती उससे पहले उसका हाथ एक बॉक्स में फंस जाता है, क्योंकि एब्रा जानती थी रोज वापस आएगी। उसने जानबूझकर उसे अपने पास आने दिया। फिर वो उसके माइंड में घुसकर उसकी मेमोरीज को टटोलती
बोलती है, लेकिन दर्द सहते हुए रोज अपना हाथ बाहर निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। रोज को समझ आ गया था कि ये काम उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रही थी। तभी ग्रैंडपा फ्लिक के भी जाने का समय आ चुका था। वो सबसे ओल्ड भी था और बहुत समय से अच्छा स्टीम ना मिलने के कारण वो मर रहा था। जैसे ही वो मरा वैसे ही वो सब हप्सियों की तरह उसके स्टीम को खींच लिए। एब्रा ने डैनी को सारा मामला बताया और फाइनली उसकी मदद करने के लिए डैनी वाज रेडी। बिली के साथ वो उस प्लांट की तरफ चल पड़ा जहां ब्रैडली को मारा गया था। उसने बिली को भी साथ इसलिए लिया क्योंकि एक बिली ही था जो उस पर भरोसा करता था। उसके साथ एब्रा भी थी, लेकिन वो फिजिकली वहां नहीं थी, वो बस उन्हें गाइड कर रही थी। उसे सिर्फ ब्रैडली का ग्लव चाहिए था जिससे वो उस कल्ट को ट्रैक कर सकती थी। रात तक वो दोनों वहां पहुंचकर खोदना शुरू करते हैं और काफी ऊपर ही उन्हें उसकी लाश दिख जाती है और वो लोग वहां से उसके ग्लव को ले लेते हैं। फिर वो दोनों एब्रा के घर पहुंचते हैं जहां वो लोग उसके डैड को सारा मामला समझाते हैं। डैनी उसे वो ग्लव देता है। उसे छूकर वो देखती है कि वो कल्ट उसके लिए आ रही है, बस उसमें रोज नहीं थी क्योंकि रोज के माइंड में एब्रा पहले ही जा चुकी थी, इसलिए वो लोग उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ आए थे। ये जानकर वो लोग एक जंगल जैसे एरिया में पहुंचे। अगेन यहाँ पर एब्रा रियल में अपने घर पे थी और उनके साथ जो थी वो बस एक ट्रैप था। कल्ट के मेंबर वहां पहुंचते हैं और एंडी बड़ी आसानी से उसे हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है, लेकिन वो एब्रा नहीं बल्कि उसका टॉय था। इसके बाद डैनी और बिली उन पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें गोली लगने पर रोज को भी दर्द हो रहा था। वो दोनों एक एक करके ट्रू नॉट की गांठ खोलते जा रहे थे। सब मेंबर एक एक करके मर चुके थे, लेकिन एंडी बच गई। डैनी की गोली उसके सामने ही खत्म हो गई और तभी उसने डैनी से कहा सो जाओ। वो सो चुका था, लेकिन एब्रा ने उसे अपने पावर से जगा दिया। एंडी उस पर गन लेकर खड़ी थी, लेकिन वो उसे मार पाती उससे पहले बिली उसके गले में गोली मारता है और डैनी बच जाता है। लेकिन वो साली एंडी मरने से पहले बिली से कहती है खुद को मार ले। डैनी के सामने ही बिली खुद को शूट कर लेता है। तभी एब्रा देखती है कि क्रो वहां पर नहीं था क्योंकि क्रो तो रियल एब्रा के पास था जो उसे बेहोश कर देता है। डेव उसे रोकता है, लेकिन उसे मारकर क्रो एब्रा को ले जाता है। एब्रा को होश आता है तो वो खुद को सीट बेल्ट से बंधा पाती है। क्रो उसे अपने ठिकाने ले जा रहा था। उसने एब्रा को भारी मात्रा में ड्रग्स दे रखा था जिससे वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी। यहाँ डैनी अपने रूम में आता है जहाँ पहले वो एब्रा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर उसे पीने की बहुत भयंकर तलब लगती है, लेकिन अगर पी लेता तो 8 साल पीछे चला जाता। एब्रा का नाम लेने से काम नहीं बना तो फिर वो सुनने की कोशिश करता है। उसे एब्रा की कॉल सुनाई देती है और वो उसके पास पहुंच जाता है। वो उसके बॉडी का कंट्रोल लेकर क्रो को बहकाता है और उसका माइंड कंट्रोल करके गाड़ी को ठुकवा देता है। क्रो ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसलिए वो बाहर गिरकर मारा गया और रोज ये जानकर तड़प रही थी। अगले दिन वो एब्रा को पिक करता है और वो उसे बताता है कि हमें एक जगह जाना होगा जहां उन्हें किसी की मदद मिल सकती है रोज को मारने के लिए। और हाँ, वो जगह ओवरलुक होटल ही है। वो लोग होटल पहुंचते हैं और पहले सिर्फ डैनी ही अंदर जाता है। पिछले पार्ट वाले कांड के बाद से यह होटल अबैंडन्ड है, ऐसा डैनी ने मूवी में पहले बताया था। द शाइनिंग का कोई भी सीन इसमें यूज नहीं हुआ है। इस फिल्म के लिए दोबारा से होटल का सेट रिक्रिएट किया गया था। वो सबसे पहले बॉयलर रूम में जाकर बॉयलर्स को फुल पावर में स्टार्ट कर देता है। फिर वो होटल में हर उस जगह पर जाता है जहाँ कुछ कांड हुआ था। इसके बाद वो पहुंचता है गोल्ड रूम में जहाँ उसे उसका डैड जैक मिलता है, लेकिन वो खुद को लॉयड ही बुला रहा था। वो डैनी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो उसे नहीं पीता और यहीं जैक ने एक ग्लास बियर के लिए अपनी सोल को ट्रेड किया था। लॉयड जैक के बहुत फोर्स करने पर भी वो ड्रिंक नहीं लेता और तभी एब्रा बाहर से डैनी को कहती है कि वो आ गई।
रोज वहां आ चुकी थी और डैनी एब्रा को लेकर होटल में चला जाता है। रोज को होटल में सबसे पहले वही लिफ्ट से निकलती हुई खून दिखती है। फर्स्ट पार्ट में ये सीन प्रैक्टिकल इफेक्ट से बनाया गया था और इसमें CGI से। पहले अंदर आते ही वो एब्रा के माइंड में एंटर करती है। वहाँ एब्रा उसे काफी चोट पहुंचाती है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है, पर वो जल्द ही समझ जाती है कि एब्रा बस एक चारा थी। असल में वो डैनी के माइंड में थी और वो उसे अपने एक बॉक्स में बंद करने ही वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट में वो बाहर आ जाती है। डैनी एब्रा को भगाकर रोज को फेस करता है और यहाँ पर पिछले पार्ट वाले सीन को रिक्रिएट किया गया है। डैनी रोज को मारता तो है लेकिन रोज भी उसे घायल करके नीचे फेंक देती है। फिर वो उसे और दर्द देकर उसके स्टीम को खाती है, लेकिन ये भी डैनी का एक ट्रैप था। डैनी अपने माइंड में बने सारे बॉक्सेस को खोल देता है जिससे होटल के सारे भूत रोज से चिपटकर उसे खत्म कर देते हैं। और अब बारी थी डैनी की, लेकिन वो उसे मारते नहीं क्योंकि उसकी मदद से उन्हें एब्रा चाहिए। वो डैनी को पोजेस कर लेते हैं ताकि वो एब्रा को मार दे। डैनी अपने डैड जैक की तरह बन चुका था और फिर वो एब्रा को चेज करता है। कुछ देर भागने के बाद एब्रा रुक जाती है। एब्रा जानती थी कि डैनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डैनी कुछ सेकंड्स के लिए होश में आता है और वो उसे भाग जाने को कहता है क्योंकि वो उन स्पिरिट्स को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। एब्रा भागकर होटल से बाहर आ जाती है और डैनी बॉयलर रूम में चला जाता है। वहाँ होटल की सारी स्पिरिट्स उस बॉयलर को बंद करना चाहते थे लेकिन डैनी खुद को रोकता है। फिर बॉयलर के ओवर हीट होने के कारण वहाँ आग लग जाती है। डैनी जानता था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है। वहाँ उसके लिए उसकी मॉम आती है और वो एक पीसफुल डेथ पाता है। एब्रा बाहर खड़ी होकर पूरे होटल को जलते हुए देखती है और तब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। इसके बाद हम एब्रा को देखते हैं जो डैनी के स्पिरिट से बात कर रही थी। डैनी ने बोला कि वो जब उससे पहली बार मिला था तब उसने उससे कहा था कि शाइन करना बंद करो और उनकी नजर में मत आओ, लेकिन आज वो कहता है कि शाइन ऑन एब्रा, द वर्ल्ड इज अ डार्क प्लेस बट यू शाइन ऑन। इसके बाद वो अपनी मॉम को बताती है कि वो डैनी से बात कर रही थी और हाँ, आफ्टर लाइफ में वो खुश है और डैड भी। ये सुनकर लूसी खुश होती है। तभी एब्रा को बाथरूम में वही बुढ़िया दिखती है और एब्रा भी छोटू डैनी की तरह बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इसका मतलब डैनी ने उसे भी सिखा दिया कि उन्हें उस बॉक्स में कैद कैसे करना है। और डिक ने कहा भी था कि आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, एक दिन तुम भी किसी को सिखाओगे। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये था डॉक्टर स्लीप मूवी का ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब चलिए बात करते हैं द शाइनिंग के एंडिंग को लेकर कि आखिर उसमें क्या चल रहा था। द शाइनिंग के डायरेक्टर स्टैनली ने खुद ये कंफर्म किया था कि मूवी वाला जैक फोटो वाले जैक का एक ईविल रीइंकार्नेशन था। एक समय में ये जैक इस होटल का एक ऑफिशियल हुआ करता था जिसकी सोल यहाँ बाकी लोगों के साथ ट्रैप्ड है। हर जन्म में उसका गोल ये होता होगा कि यहाँ आओ और अपने अस्तित्व को जानो और होटल में और सोल को ट्रैप करो। लेकिन डॉक्टर स्लीप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलती। डॉक्टर स्लीप से हम ये समझे कि वो होटल एक ईविल एंटिटी थी जिसने अपने अंदर कई सारे सोल्स को तो कैद कर ही रखा था, प्लस जब जैक यहाँ आया तो होटल ने उसे भी पोजेस कर लिया और उससे डैनी को मरवाना चाहा ताकि वो डैनी को कैद कर सके क्योंकि डैनी के पास शाइन थी। अब होटल ने जैक को ही इसलिए पोजेस किया क्योंकि होटल अपना इफेक्ट उन्हीं पर डालती थी जो ऑलरेडी थोड़े बुरे या मॉरली रॉन्ग होते हैं। जैसा कि वेंडी और डैनी पर उस होटल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि वो बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन जैक शायद पहले से करप्ट था, इसलिए होटल ने डैनी तक पहुंचने के लिए उसे अपना रास्ता बनाया। आई होप आप समझ रहे होगे। वेल, ये सीक्वल मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक लिटरली ये मूवी जिस तरह से स्टोरी को लेकर जाती है ना, मतलब ये मैंने डायरेक्टर्स कट देखा जो 3 घंटे की है और मैं शुरू से इसमें इन्वेस्टेड हूँ। लिटरली मैंने 1-1.5 घंटे वाली मूवीज तक ड्रॉप की है क्योंकि वो वैसा कैप्टिवेट ही नहीं कर पाते। और वैसे भी आजकल अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है, मे भी हो सकता है मेरा माइंड आगे की स्टोरी जानना चाहता हो
और उसने सब कुछ टॉलरेट कर लिया। लेकिन फिर भी गाइस ये एक बहुत ब्यूटीफुल और कंफर्ट फिल्म थी। और साथ ही हमने जब इस एंगल से स्टोरी को देखा कि सिर्फ कोई जगह नहीं बल्कि लोग भी हरामी होते हैं, तो हम होटल का ईविल होने वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। माना इसमें हमें मूवी भर बर्फ देखने को नहीं मिली, क्योंकि बर्फ और हॉरर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उसकी वजह भी है फिल्म में कि डैनी और वेंडी उस हादसे के बाद कभी दोबारा बर्फ ही नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो वहां से बहुत दूर आ चुके थे। इसके अलावा काफी सारे कूल शॉट्स भी थे इसमें, और आखिर में जब वो लोग होटल आते हैं मैं भाई खो गया था। आप डैनी के कैरेक्टर को फील कर पाते हो कि हाउ मच ही हैज बीन थ्रू, और उसके बाद भी उसके पास यहाँ वापस आने का गूदा है जस्ट टू हेल्प समवन सेल्फलेसली। डैनी का खुद को रिकवर करना और उसको एक ऐसा दोस्त मिलना जो उसे पागल समझते हुए भी उसकी मदद कर रहा हो, ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, और वो ये स्वीट ड्रीम डिजर्व करता था। तो इसी के साथ यही थी आज की वीडियो में गाइज। मैं आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।